આગળ બીજા એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે આગળ રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે एलेम्बिक फार्माना CFO राजकुमार बाहेती। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार जी। सबसे पहले शुरुआत में इस क्वार्टर के हाईलाइट से करना चाह रही थी क्योंकि यूएस मार्केट्स की तरफ से थोड़ा बहुत इरोजन दिखा था, ये अक्रॉस द इंडस्ट्री एक काइंड ऑफ कंसर्न रहा था। आपके लिए ये क्वार्टर कैसा था, उसी के एक हाईलाइट से शुरुआत करें, किस तरीके से वर्कआउट हो रहा था और कब तक ये स्टेबलाइज होते हुए आप देख रहे हैं? जरूर, धन्यवाद अदिति जी। સૌથી પ્રથમ આપનો ખૂબ આભાર અમારી કંપનીને આપના પ્રતિષ્ઠિત ચેનલ પર લાવવા માટે એન્ડ आपको और अपना सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी कंपनी का रिजल्ट एज ए कंपैरिजन देखें तो थोड़ी डाउन परफॉर्मेंस है क्योंकि लास्ट ईयर हमारा बहुत अच्छा था। Q2 of last year was exceptionally good. Sartans की prices were all time high. We had captured a good market at that time. This time actually our market share has not gone down. Our volumes have not gone down, but there has been a steep price erosion. And you are right that it is across generic industry in US and all Indian generic companies have suffered. We have suffered a little more because we did exceptionally well in previous year. एब्सोल्यूट नंबर में अगर बात करें तो हमारा टर्नओवर इस क्वार्टर में टोटल टर्नओवर इस क्वार्टर में हमारा रहा 1292 करोड़ और पूरे हाफ ईयर का अगर आप गिनते हैं तो हमारा टर्नओवर रहा 2618 करोड़। दोनों पिछले साल से कम है, लेकिन हमें इस बात की तसल्ली है कि Q1 से अब हमने जो अरेस्ट हमारा Q1 से शुरू हुआ, जो फॉल हमारा Q1 से शुरू हुआ था, उस फॉल को हमने अरेस्ट कर लिया है। सो नाउ द रिजल्ट्स आर स्टेबलाइजिंग एंड होपफुली फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इट विल गो अप। सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि डोमेस्टिक बिजनेस हमारा बहुत अच्छा कर रहा है। पूरी इंडस्ट्री का ही अच्छा कर रहा है डोमेस्टिक फार्मा, लेकिन हमने उसमें भी आउट परफॉर्मेंस किया है। हमारे सारे स्पेशलिटी सेगमेंट्स कार्डियो, डायबिटोलॉजी, गायनेक, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑर्थो, ऑफ्थल सब में हमने परफॉर्मेंस हमारी मार्केट से बेहतर रही है। और जहाँ तक का इसका सवाल है अपना एपीआई बिजनेस ने भी अच्छा किया है। हालांकि कंपेरेटिव में फिर डी ग्रोथ है क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा इस कोविड के डर में अजिथ्रोमाइसिन करके एक हमारी एपीआई है वो काफ़ी एक्सपोर्ट हुई थी, काफ़ी बिकी थी। उसको अगर न्यूट्रलाइज कर दे तो हमने करीब 15% की ग्रोथ करी है। बिल्कुल अग्रीड सर। आपने एक्चुअली गुजराती में एड्रेस किया तो बहुत अच्छा लगा सर, मेरे दर्शकों की तरफ से थैंक यू उसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी सर, इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट सिनेरियो, क्योंकि जैसे हम लोग यूएस में प्राइसिंग इरोजन की बात कर रहे हैं, इंडिया के बिजनेस में आपने आउट परफॉर्म किया हुआ है, ऑलमोस्ट 37% का ग्रोथ क्लॉक इन हुआ है। एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट सिनेरियो, क्योंकि वहाँ से भी थोड़ा काइंड ऑफ हम लोग जो प्राइसेस देख रहे हैं वो इन्फ्लेट हो चुके हैं, उसको कम्बैट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज आगे रहेंगी मार्जिन्स के फ्रंट पे? मैं नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स कैसे एक्सपेक्ट करूं, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं, क्योंकि एपीआई और सॉल्वेंट दोनों की बात करें नियरली आई बिलीव 10 to काइंड ऑफ 100-150% जितना इन्फ्लेशन वहां हो चुका है पिछले पूरे एक साल के दौरान। अब यहाँ से क्या हाईलाइट बन रही है? आपने एकदम सही आपका ऑब्जर्वेशन है और ये इंडस्ट्री की थोड़ा एक कंसर्न भी है। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन भी दिए हुए हैं। दो कारण से कॉस्ट इंक्रीज हुई है। तो जैसा आपने कहा फ्यूल प्राइस इंक्रीज के कारण, सॉल्वेंट्स के कारण, उनके कारण एक ऑलराउंड इंक्रीज है। और दूसरा कारण है थोड़े डिस्ट्रप्शंस फिर चाइना से हुए हैं इंपोर्ट्स वगैरह में, तो उसके कारण भी थोड़ी प्राइसेस तेजी की तरफ हुई हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, फॉर्चुनेटली थोड़ी हम इन्वेंट्री भी ज़्यादा रखते हैं इंडस्ट्री से, आप देखेंगे, और वो अभी हमारे को काम आ रही है। एज फार एज यूएस इज कंसर्न, हमारा ज़्यादा एपीआई हम खुद ही बनाते हैं और या आउटसोर्स भी करते हैं, वो हमारी चाइना पे डिपेंडेंस कम है, तो उसमें हमारे कॉस्ट इम्पैक्ट कम आया है, लेकिन डोमेस्टिक में कुछ इम्पैक्ट जरूर है। तो उसको लेके मार्जिन में थोड़ा दबाव उसके कारण भी है। और वो कब तक रिकवर होते हुए देख पाएंगे हम लोग यहाँ से? ये कहना मुश्किल है
लेकिन मुझे लगता है कि अगले 6 महीनों में ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। अच्छा, ओके, अग्रीड सर। अच्छा, यूएस के अलावा बात करते हैं, बाकी सारे मार्केट्स में किस तरीके से परफॉर्मेंस आगे लीड होता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि अब कोविड की सिचुएशन भी उसमें से हम लोग थोड़ा उभर चुके हैं। एक्स कोविड किस तरीके से ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन हो रहा है, FY22 के क्लोजर तक यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान्स और किस तरीके से वर्कआउट हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं ठीक समझ रही हूँ आप नए लॉन्चेस जो यहाँ से हाईलाइट कर रहे थे सेकेंड हाफ के लिए, वो भी तकरीबन 7 से 8 प्रोडक्ट्स तो थे। तो उस फ्रंट पे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं FY22 की क्लोजिंग बेसिस पे? जी अदिति जी, दो सवाल पूछे हैं। फर्स्ट इज एक्स ऑफ यूएसए, दूसरे मार्केट्स में हम कैसा कर रहे हैं। आपको मालूम ही है कि हम लोग केवल रेगुलेटेड मार्केट्स में हैं, तो हमारे बड़े मार्केट्स यूएस के अलावा, यूएस ऑफ कोर्स सबसे बड़ा मार्केट है, बस उसके अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हमारे बड़े मार्केट हैं, और थोड़ा हमने अभी साउथ अफ्रीका और ब्राजील में थोड़ा काम शुरू किया है। इन सभी मार्केट में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। इन ऑल दीज मार्केट्स वी आर ग्रोइंग एक्सेप्ट अगेन ऑन ए कंपैरिजन बेसिस। आपको याद होगा यूरोप के हमारे कुछ बैकलॉग थे लास्ट क्वार्टर में, तो वो हमने काफ़ी क्लियर किए थे, तो उस टाइम बेस ज़्यादा है। लेकिन ऑन एन एनुअलाइज बेसिस और एन एवरेज बेसिस वी हैव बीन ग्रोइंग इन ऑल दीज मार्केट्स। जहाँ तक लॉन्चेज की बात है, हम लोग जनरली यूएस के लॉन्च की बात करते हैं, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप हमारे को कोट कर रहे हैं 8-10 लॉन्चेस की, H2 में टोटल लॉन्चेज हमारी करीब 15 रहेंगी इस साल में, वो यूएस के को रेफर करती हैं। अच्छा, ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक इन टर्म्स ऑफ जो आपकी इंजेक्टेबल फैसिलिटी के अंदर आपको EIR रिसेंटली मिला है, उसके ऊपर मैं आपकी कमेंट समझना चाह रही थी। किस तरीके से वहाँ पे सप्लाईज शुरू होंगे यूएस मार्केट्स के अंदर, किस तरीके से वर्कआउट होगा, लाइनअप कैसे है? हमें जैसे कि हमने पहले इन्फॉर्म किया था, हमको उस फैसिलिटी की पहले इंस्पेक्शन हुआ था, उसकी कुछ आपत्तियां आई थी, हमने वो एड्रेस कर दी, हमको EIR आ गई। लेकिन वापस री इंस्पेक्शन हुआ, और री इंस्पेक्शन के साथ जो दूसरे प्रोडक्ट्स थे और दूसरी लाइन थी, 3 लाइन है उनमें, एक लाइन का पहले इंस्पेक्शन हुआ था, अब बाकी के प्रोडक्ट्स और बाकी की लाइन को भी इन्होंने इंस्पेक्शन किया है। और उसमें उन्होंने इस बार, और कल ही खत्म हुई है, मतलब कल करीब 4 बजे ये खत्म हुए इंस्पेक्शन, और उसमें कुछ 10 आपत्तियां आई हैं। रियली ये हमारे लिए भी थोड़ी नेगेटिव है, हम लोग इतनी आपत्तियों की उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन एक तरह से पॉजिटिव है कि हमारा प्लांट, जहाँ इतने फिजिकल ट्रेवल पे इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे प्लांट 2 बार ऑडिट हुए हैं, विच शोज आवर प्लांट्स इम्पोर्टेंस फॉर द US FDA। और हमें बहुत उम्मीद है कि इन आपत्तियों को हम जल्दी इनका रिस्पॉन्स करके और हमें प्रोडक्ट्स की अप्रूवल मिलनी चालू हो जाएगी। टाइमलाइन कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो US FDA के ऊपर डिपेंडेंट है। But these are all addressable observations, and we hope to comply with it very soon. ओके, पूरे 10 के 10 ऑब्जर्वेशंस एड्रेसेबल है, वो एक काफ़ी कन्विंसिंग कमेंट है सर। वेट करेंगे कब तक ये पूरा रिसोल्यूशन आता हुआ दिखता है। अच्छा, लास्ट चीज़, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस किस तरीके से वर्कआउट होगा, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ, क्योंकि Q1 में यहाँ से थोड़ा रिवाइज हुआ था टुवर्ड्स डाउन साइड। आई अग्री, यूएस के रिलेटेड हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया उसकी वजह से। अब यहाँ से कुछ चेंजेस आप करने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, हम लोग जनरली गाइडेंस तो देते नहीं है, एक ब्रॉड इंडिकेशन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, क्योंकि यूएस के लिए गाइडेंस देना बहुत मुश्किल काम है, बहुत डायनेमिक सिचुएशन है। जो आज मैं सिचुएशन देख रहा हूँ उसमें हमको कुछ और नए अवार्ड्स भी मिले हैं जो हमारे बड़े कस्टमर्स हैं उनसे, और हमें उम्मीद है वॉल्यूम हमारा पिकअप हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि शायद हमने बॉटम बना लिया है। देखिए, ये कहना फिर मैं वापस आपके दर्शकों को एक चेताऊंगा कि ये बहुत कहना मुश्किल है कि बॉटम आ गया क्या, बट इफ नॉट बॉटम, वी आर ऑलमोस्ट नियर द बॉटम, एंड फ्रॉम हियर द कर्व कैन ओनली गो अप। तो हमारे वॉल्यूम पिकअप हुए हैं, प्राइस इरोजन हमारे हाथ में नहीं है, वो तो जो मार्केट विल ड्राइव द प्राइस। हम अपनी कोशिश करेंगे। हमने कॉस्ट रेशनलाइजेशन पे भी, खासकर इंटरनेशनल बिजनेस के कॉस्ट रेशनलाइजेशन पे काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आप Q3 Q4 में देखेंगे, क्योंकि हर चीज़ का इफेक्ट में आने में कुछ समय लग जाता है।